नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। और दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, दरअसल इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। पहली फ्लाइट से 212 भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड किया और विशेष विमान से इन्हें लाया गया वापस। 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद हैं। इजराइल से दिल्ली पहुंची ये पहली फ्लाइट जिसमें लगभग 212 लोगों को भारत वापस लाया गया। ये 212 भारतीय इजराइल से भारत लौट आए हैं, क्योंकि इजराइल में इस वक्त जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो स्थिति बनी हुई है, चिंताजनक है। ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा के चलते इसे सुनिश्चित करते हुए इन्हें वापस भारत लाया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वागत किया। आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विशेष विमान उतरा, जिससे कि 212 भारतीयों को वतन वापस लाया गया ऑपरेशन अजय के तहत, जबकि करीब करीब 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर स्वयं यहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18,000 भारतीय अभी भी इजराइल में मौजूद हैं। उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना या सुरक्षित वतन वापस लाना, ये एक चुनौती रहेगी और इसके लिए इसे सुनिश्चित करना भी भारत सरकार लगातार ऑपरेशन अजय के तहत जारी रखे हुए है। दिल्ली से वो कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर 212 भारतीय इजराइल से वतन वापस लौट आए हैं और भारत में ऑपरेशन अजय इस वक्त चर्चा में है। उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, उनके परिवारजनों के लिए। तो इजराइल से भारत आए तमाम लोगों को आप देख सकते हैं रेस्क्यू कर लिया गया है सफलतापूर्वक और कई लोग भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि भारत ने इजराइल को समर्थन दिया था, जिसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षित जो भारतवासी हैं वो वापस अपने वतन लौट आए हैं। 18,000 भारतीय अभी इजराइल में मौजूद है, लेकिन उनको भी फौरन रेस्क्यू करने की बात सामने आ रही है। दिल्ली पहुंची पहली फ्लाइट इजराइल से और यहाँ पर देखिए कई सारे यात्री ऐसे हैं जिनका स्वागत भी किया गया यहाँ पर मौजूद लोगों ने। और वापस अपने वतन लौटने के बाद तमाम लोगों के चेहरों पे खुशी है, क्योंकि इजराइल में अभी फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है। लगातार फिलिस्तीन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, कई हजार मिसाइल दागे जा रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है और इसी वजह से तमाम जो भारतीय नागरिक है वो वापस से अपने वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम हम कह सकते हैं, जहां सुरक्षित अपने वतन उन्हें लौटा दिया गया है। ये तमाम लोग इजराइल से अब वापस आ चुके हैं भारत। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब तक पार्टी ने 33 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में चुनाव के मद्देनजर अपने पत्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल, और यहाँ जो स्थिति है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहले दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, गुजरात में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव में हाथ आजमा रही है और शनय शनय जो आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार करने लगे। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही प्रमुख दलों के लिए होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब चुनावी मैदान में उतरती है तो सबसे ज़्यादा अब तक का जो इतिहास गवाह है अंशिका, वो चाहे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रही हो चाहे पंजाब में रही हो, सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही पहुंचाया है और छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त कांग्रेस की ही सरकार है। तो इतिहास अगर खुद को दोहराएगा तो यहाँ अगर नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को। बहरहाल चिंता के लिए इस जो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर इलेक्शन में, वो भी
दिलचस्प होगा देखना। बढ़ते आगे, छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता के बिगड़े बोल सामने आए, जिन्होंने कहा कि गोंडवाना के गद्दारों को जूते से उनका स्वागत करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने थाने में शिकायत की है और गोंडवाना प्रत्याशी को गांव में घुसने ही मत दो। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल के ये बिगड़े बोल सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि गोंडवाना के गद्दारों को जूतों से उनका स्वागत करो। और ये दरअसल छिंदवाड़ा में कार्यक्रम में बीजेपी नेता बोल रहे थे और चुनावी एक्साइटमेंट में बोलते बोलते इस स्तर तक आ पहुंचे। जबकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और गोंडवाना की रानी कहे जाने वाली मां दुर्गावती का रानी दुर्गावती का उन्होंने जो स्मृति बनाई जाएगी, उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी, उसका शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। और अब बीजेपी के ही नेता इस तरीके से गोंडवाना के लोगों के लिए कह रहे हैं कि गोंडवाना के गद्दारों का स्वागत जूते से करो। तो उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं, जूता मारना होगा हमारे बीच में आएंगे तो इनको भी गोंडवाना के नाम पे कोई भी प्रत्याशी खड़ा हुआ अपने गांव में घुसने नहीं देना है, जूतों से स्वागत करना है। उन गद्दारों का जूतों से स्वागत करता हूं और मैं सम्मान करता हूं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों की कि आपका साथ गोंडवाना को मजबूत करने के लिए मिला है। तो उन दलालों को भी जवाब देना होगा जो हमारे बीच में निकले हैं, जूता मारना होगा हमारे बीच में आएंगे तो ये राजनीतिक जो माहौल इस वक्त सियासी माहौल अंशिका बना हुआ है, ऐसे में नेता एक्साइटमेंट में क्या से क्या बोल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये हर बार के चुनाव में देखा जाता है कि राजनीतिक शुचिता को एक तरफ रखकर किसी भी पार्टी का नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो स्वाभाविक है ये राजनीति के लिए, राजनीतिक शुचिता के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, राजनीतिक शुचिता चुनावों में पीछे क्यों छूट जाती है हर बार, ये अब तक समझ नहीं आया। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर सवाल हैं। चुनाव आयोग के भी निर्देश है कि हेट स्पीच का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के चोरई में जिस तरीके से नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल ने बिगड़े बोल बोले, इस पूरे मामले को लेकर भी शिकायत दर्ज हो चुकी है और इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन चुनाव आयोग के बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आयोग ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के दौरान अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर सकते हैं, विपक्षी की पार्टी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हेट स्पीच का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। तो जो अमरवाड़ा से नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के को लेकर किया है उस पर क्या एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से होगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन एक और अहम बात है कि छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अपना वजूद है। 2018 के चुनाव में कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का खासा प्रभाव है। और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी नेता जिस तरीके से गोंडवाना पार्टी के नेताओं को लेकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर निंदा करने वाला है। और लेकिन अब इस पूरे मामले में शिकायत हुई और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नजर होगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो चुनावी रण में सीएम शिवराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल में सीएम शिवराज ने हुजूर में रामेश्वर शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हुजूर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी और प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बातें कही। और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रदेश को बदनाम करते हैं कमलनाथ, कहते हैं ये बेईमानों का प्रदेश है, ये चौपट प्रदेश है। अरे अपना प्रदेश चौपट प्रदेश लगता है क्या? मध्य प्रदेश को बदनाम करते हो।
कहते हैं भ्रष्टाचारियों का प्रदेश, ये बलात्कारियों का प्रदेश है। कमलनाथ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस मध्य प्रदेश की माटी ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रदेश को बदनाम करने का पाप कर रहे हो तुम। पहले कहते थे भारत महान नहीं बदनाम है। क्या सोच है कांग्रेस का? ये अपने देश को बदनाम कहते हैं और ये मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार की मैडम प्रियंका गांधी। अगर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का कोई चेहरा है तो वो चेहरा है कमलनाथ जी का चेहरा, और बंटा ढार का कोई चेहरा है तो वो है दिग्विजय सिंह का चेहरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से अब प्रचार का शोर बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया और इसी क्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंडला पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए वादों की गारंटी दी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। भावुक कर देने वाला और संस्कृति के साथ जोड़ने वाला ये नजर आ रहा है आपको खासतौर से। दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। वहीं प्रियंका के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया और प्रियंका गांधी से कर्ज माफी वाले वादे पर जवाब मांगा है। बोला गया था 10 दिन में माफ, कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? और चुनाव है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल देपालपुर और सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गौतमपुरा उज्जैन रोड में बहरामपुर जांच नाके पर कार्रवाई की गई और 18,55,000 रुपए जब्त किया गया। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चिमली फाटे में भी बड़ी कार्रवाई की गई, 12 लाख रुपए बरामद की गए। और ये चुनाव आयोग के सीधे और सख्त निर्देश हैं कि चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए और इसी के तहत पुलिस लगातार यहां जांच पड़ताल में सघन जांच अभियान में जुटी हुई है। बलेनो कार को चेक किया गया और उसमें एक व्यक्ति थे रवि बोबड़े, जो द्वारकापुरी इंदौर के निवासी थे। उनके पास से 4 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया है, जिसका हिसाब के कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर पाए विधिवत उसको जब्त करके। और हमारी सिमरौल पुलिस नाके पे जो उपस्थित थी, साथ में एसएसटी टीम जो थी, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और लगातार इंदौर में नाकों पर सघनता के साथ चेकिंग की जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बैतूल में पहली बार कार्रवाई हुई है। चुनाव के मद्देनजर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच के लिए कई फोर्सेस और एफएसटी टीम ने नागपुर की तरफ से बैतूल आ रही एक कार की तलाशी के दौरान कार से 55 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए। इसकी लगभग अनुमानित कीमत अंशिका 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है और कार के ड्राइवर से पूछताछ करने पर यह पता चला कि कार का मालिक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, जिसका नाम महेंद्र राजपूत बताया जा रहा है। लेकिन जेवरात की इतनी बड़ी खेप कहां और क्यों पहुंचाई जा रही थी, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और जल्द ही जेवरात की सप्लाई के मकसद का खुलासा हो सकता है।
और मध्य प्रदेश के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक जेल में बंद रखा। खाने में सुबह शाम सिर्फ 2 ब्रेड दी। रात भर सोने नहीं दिया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसकी वतन वापसी हो सकी। जब जेल में अटकी सांस, एक पोस्टर बना गले की फांस। कांग्रेस नेता को सऊदी में सजा, 9 महीने बाद वतन लौटा रजा। यह है रजा कादरी। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाते हैं। रजा कादरी की 9 महीने बाद वतन वापसी हुई। हज पर गए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि एक पोस्टर उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा कि महीनों तक सऊदी की जेल में रहना पड़ेगा। हर लम्हा जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी, हालात और भूख से लड़ना पड़ेगा। रजा कादरी का आखिर कसूर क्या था जिसकी वजह से उन्हें सऊदी में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और जहां से उन्हें बाहर निकालकर अपने देश लौटने के लिए 9 महीने लग गए। ये कहानी खुद रजा कादरी की जुबानी सुनिए, जो उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बयां की। मैं 21 जनवरी को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से सीधा जद्दे के लिए फ्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। फोटोज यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया। कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फोटोज भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फोटोज थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। 21 जनवरी को अपनी दादी के साथ हज के लिए मक्का गए रजा कादरी को पता नहीं था कि भारत जोड़ो का एक पोस्टर उनके सामने आफत का अंबार लगा देगा। मक्का के हरम मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और सजा के तौर पर वहां उनके साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी रजा कादरी सहम जाते हैं। ना ही भरपेट खाना मिलता था और ना ही चैन की नींद, बस कुछ था तो वो अंधेरे का साथ और अपनों की याद। जब मैं मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहाँ का जैसे अपन टीआई कह सकते हैं 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत के तुरंत राजी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए। और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया उन्होंने, एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसका उन लोगों ने तो मुझे जेल में भेज दिया। 4 अक्टूबर को भारत लौटे रजा कादरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझना पड़ा वो थी भाषा। न वहां के अधिकारियों को हिंदी समझ आती थी और न रजा को अरबी। सवाल कई होते थे लेकिन जवाब कोई नहीं। जब मेरी हालत खराब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल को लिख के दिया। तब उन्होंने 4 लोगों के साथ डाल दिए। तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती। गूंगों की तरह बिहेव करता, खाना खा लूँ, सो रहा हूँ, बस नमाज पढ़ लूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी। न किसी से कोई मेल मिलाप, ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। रजा कादरी जिस वक्त सऊदी की जेल में सजा काट रहे थे और मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, उस वक्त उनका परिवार भी संघर्ष में जुटा था। संघर्ष रजा की वापसी के लिए, लेकिन आरोप है कि दरवाजा हर किसी का खटखटाया, मदद कहीं से नहीं मिली। ये लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। घर वालों से यहाँ छुड़ाने के नाम पे कई बार किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और तो और फिर उसने एक बार मना कर दिया। फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रजा को लेके आ रहे हैं, रजा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की तो वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं।
रजा कादरी सऊदी से भारत तो लौट आए हैं, लेकिन उनकी हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र स्थल मक्का में आखिर इबादत जरूरी थी या सियासत। सवाल यह भी कि रजा वहां जियारत के लिए गए थे या पार्टी के प्रचार के लिए। सवाल यह भी कि रजा कादरी ने आखिर किस सोच के साथ कांग्रेस के भारत जोड़ो पोस्टर के साथ मक्का में तस्वीर खिंचवाई और मक्का से भारत जोड़ो का संदेश देने के पीछे आखिर मकसद क्या था। हृदयेश तिवारी, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।